गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड और आज हमारे पास टॉपिक है वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें दो साइंटिस्ट हैं हमारे पास, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट एंड हिजेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल, और हमारे थर्ड भी हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ इनकी शुरुआत कैसे हुई, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट किसके बाद में आया है। तो बोर का जब मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जैसे कणों की लाइन स्पेक्ट्रम को और रदरफोर्ड के मॉडल में जो भी खामियां थी उनको इम्प्रूव करते हुए ये हमारे डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग ने अपने अपने प्रिंसिपल दिए। तो लेकिन ये इलेक्ट्रॉन की दोहरी चरित्र की डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट के साथ इसे गहरा झटका लगा। ठीक है, तो ये इसीलिए जो डी ब्रॉगली जब हमारे आए हैं तो बोर के मॉडल को और रदरफोर्ड मॉडल को बहुत गहरा झटका लगा है। परमाणु का ये एक नया मॉडल रखा गया, नया नाम रखा गया, जिसे वेव मैकेनिकल मॉडल या फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी कहा जाता है। वर्तमान में ये मॉडल सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ये इट गिव्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड ये मॉडल हाइड्रोजन के साथ साथ और एलिमेंट के लाइन स्पेक्ट्रा को भी पूरी तरह से समझा सकता है। इट इज ऑल्सो एबल टू एक्सप्लेन द केमिकल बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एटम एंड इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता लगाने के लिए हमें प्रकाश का प्लांक क्वांटम जो थ्योरी के आधार पर विज्ञान की एक नई शाखा क्वांटम मैकेनिक्स के आधार परमाणु की वेव मैकेनिकल मॉडल विकसित किया गया। तो डी ब्रॉगली ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर, तो डी ब्रॉगली ने जो है दोहरी प्रकृति बताई थी पदार्थ की, इलेक्ट्रॉन्स की। तो उनसे पहले क्या है कि इलेक्ट्रॉन इट हैज डुअल नेचर। डी ब्रॉगली इन 1924 extended this idea to all material particle, electron, proton, atom, etc., and suggested that all material particle in motion have dual character. It derived that if any particle of mass m and moving with a velocity v, the wavelength also associated with the हो या फिर कोई भी पार्टिकल्स हो, उसमें डुअल नेचर शो करता है। इसमें वेव करेक्टर भी होगा और पार्टिकल करेक्टर भी होगा। तो उन्होंने एक इक्वेशन दी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, और यहाँ पर एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। साइंटिस्ट हमारे हैं हिजेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल। इन्होंने क्या बताया, हिजेनबर्ग अनसर्टेनली प्रिंसिपल पदार्थ और विकिरण की दोहरी प्रकृति के परिणाम स्वरूप 1927 में वर्नर हिजेनबर्ग ने कहा कि एक सूक्ष्म कण की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेग को एक साथ निर्धारित करना असंभव है। मीन्स as a consequence of the dual nature of matter and radiation, Werner Heisenberg in 1927 stated that it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact velocity of microscopic particle। मतलब इन्होंने कहा कि एक साथ आप किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को, मीन्स स्थिति को, और वेलोसिटी उसकी वेग को डिटरमाइन एक साथ नहीं कर सकते। अगर पोजीशन को डिटरमाइन करेंगे तो आप वेग नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे, और अगर वेग को डिटरमाइन करेंगे तो आप इसकी पोजीशन नहीं डिटरमाइन कर पाएंगे। जिस तरीके से एक आदमी चल रहा है, अगर आपको उसकी पोजीशन डिटरमाइन करनी, अब वो चल रहा है तो उसकी पोजीशन अगर आप डिटरमाइन करेंगे तो उसे रोकेंगे ही। अब जब रोकेंगे तो वो रुक जाएगा, तो उसकी चाल को आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो हिजेनबर्ग का कहना यही था कि हम एक साथ एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेग को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार परमाणु का बोर मॉडल पता लगाने के लिए हमें प्रकाश का उपयोग करना पड़ता है ताकि प्रकाश का फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराए और परिवर्तित फोटोन माइक्रोस्कोप में दिखाई दे। हालांकि टकराने के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग में गड़बड़ी होती है। So this is due to the fact that to locate the position of the electron we have to use light, so that photon of light hits the electron and reflected photon is seen in the microscope. However, as a result of hitting, the position as well as velocity of the electron are disturbed.
दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगे अगर हम कोई लाइट इस पर मारते हैं तो। इफ वी अटेम्प्ट टू मेजर पोजीशन विद ग्रेट एक्यूरेसी, अगर हमें पोजीशन बहुत चाहिए है तो बाय यूजिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ का हम यूज करेंगे। तो द अनसर्टेनली प्रिंसिपल इन वेलोसिटी और मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा। एंड इफ डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनली प्रिंसिपल अनसर्टेनली इन पोजिशन है, अगर डेल्टा एस क्या है हमारा अनिश्चितता की स्थिति है और डेल्टा पी इज द अनसर्टेनली इन मोमेंटम है जो अनिश्चितता का मतलब संवेग है, तो देयर प्रोडक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो हमारा प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इक्वल टू 4/h/4π। दस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू h/4π। अब बोर ने क्या बताया था, परमाणु का बोर मॉडल ये मानता है कि इलेक्ट्रॉन निश्चित गोलाकार पथों के साथ साथ चलते हैं ना, यही मानता है कि उन्होंने सर्कुलर पाथ बताया था कि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो सर्कुलर है, लेकिन ऐसा नहीं है और इसीलिए उनकी स्थिति और गति को पूर्ण एग्जैक्ट पता किया जा सकता था जब सर्कुलर पाथ में चलते हैं। तो बोर ने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है हमारा सर्कुलर मोशन में चल रहा है। तो उसमें क्या था कि हम स्थिति को और मोशन को पूर्ण रूप से क्या कर रहे थे, एग्जैक्ट पता कर रहे थे, लेकिन हम केवल ये जो उनका मॉडल था वो क्या हो गया, अस्वीकार हो गया, यही उनकी डिमेरिट्स हो गए। अब हम केवल किसी भी समय नाभिक के चारों ओर किसी विशेष स्थिति में इलेक्ट्रॉन को खोजने की ओनली प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं, संभावना कर सकते हैं कि ऐसा होता है कि और जो फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसका पता हमें एग्जैक्ट अभी तक नहीं चला है, तो हम प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और अनिश्चित की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार हैं जैसे मधुमक्खी के छत्ते के आसपास जो मधुमक्खियां टहलती हैं। तो इन्होंने कहा कि मधुमक्खी का छत्ता है और उसके पास जो हाइव है और जो बीज हैं उनके चारों बुन कर रही हैं, तो उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार हैं जैसे मधुमक्खी के छत्ते के चारों ओर। ठीक, तो कभी कभी ये नाभिक के पास भी आ जाते हैं और कभी कभी ये नाभिक से क्या करते हैं, दूर भी चले जाते हैं। इसके अलावा ये है कि एक तल में गति नहीं करता है, ठीक है, जैसा कि बोर द्वारा बताया गया, बल्कि सभी दिशाओं में नाभिक के चारों ओर सभी तलों में गति करता है। जो इन्होंने संभावना की बात कही कि इलेक्ट्रॉन्स संभावित हो सकते हैं, कि प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं, द फाइंडिंग के नाउ या द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0। तो एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस देयर इज ए finite and through small probability of finding electrons of a given energy. This means electron cloud do not have sharp boundary. However,